Hello friends, welcome to Law and GK. So friends, on this channel we discuss the contents of law and previous year papers of judicial services and other legal exams. And friends, in today's video, we are going to discuss All India Bar Examination AIBE 19th. So friends, if you are preparing for judicial services, this channel will be very useful for you. एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो जरूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ. And don't forget to subscribe the channel, and while subscribing don't forget to press the bell icon so that you can get the notification of our upcoming videos. So let's move on to the question paper. So this is series A. ये A series का एग्जाम पेपर है, इसको हम डिस्कस कर रहे हैं. So question number 1 is, in which case was the registered society held to be an authority for the purpose of Article 12? तो आर्टिकल 12 के लिए तो रजिस्टर्ड सोसाइटी भी जो है एक अथॉरिटी है. ठीक है, तो कौन से केस में बोला गया था ये? दिस केस वाज अजय हसिया वर्सेस खालिद मुजीब. बी इज द आंसर. नेक्स्ट इज 2. इन विच केस डिड द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हेल्ड दैट फंडामेंटल राइट्स कैन नॉट बी वेव्ड? कौन सा केस था ये? बसेश्वर नाथ वर्सेस आईटी कमिश्नर. ये बहुत ही कॉमन केसेस हैं ये. डी इज द आंसर. नेक्स्ट इज 3. By which constitutional amendment was clause B4 inserted into Article 16? तो आर्टिकल 16 में क्लॉज 4B जो है वो कौन से अमेंडमेंट से ऐड की गई थी? इट वाज एडेड बाय 81st अमेंडमेंट. सो ए इज द आंसर. नेक्स्ट इज 4. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट 106th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट? देखिए, अभी रिसेंटली जो है 106th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो आई थी उसके बारे में क्वेश्चन पूछ लिया गया है यहाँ पर. It introduces Article 239A by which seats are reserved for women in Legislative Assembly of National Capital Territory of Delhi. ये बिल्कुल ठीक है. ये क्लॉज बी ए है ऑफ आर्टिकल 239A. ठीक है. फिर है इट इंट्रोड्यूसेस आर्टिकल 338 प्रोवाइडिंग द रिजर्वेशन ऑफ सीट फॉर वुमेन इन द हाउस ऑफ पीपल. नो, ये जो है आर्टिकल 330A है. 330A नॉट 338. ये रॉन्ग हो गया. फिर है इट ऑल्सो एड्स आर्टिकल 334A विच स्टेट्स इन दैट द सेड अमेंडमेंट विल कमेंस आफ्टर द फर्स्ट सेंसस हैव टेकन आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट. तो ये बिल्कुल ठीक है. फिर है द अबव स्टेटेड शैल सीज टू हैव इफेक्ट ऑन एक्सपायरेशन ऑफ पीरियड ऑफ 15 ईयर फ्रॉम सर्च कमेंसमेंट. सर्च लिख दें यहाँ पे, सर्च कमेंसमेंट आना चाहिए यहाँ पे ये. तो इसमें बी इज द आंसर. 1, 3 and 4 आर करेक्ट. नेक्स्ट इज 5. अब ये क्वेश्चन देखिएगा, थोड़ा सा ध्यान से पढ़िएगा इसको. द पार्लियामेंट इनैक्ट्स द फेयर हाउसिंग एक्ट 2024 विच इंक्लूड्स द फॉलोइंग प्रोविजंस. सेक्शन 3 है इसका, प्रोहिबिट डिस्क्रिमिनेशन इन रेंटिंग और सेलिंग हाउसेज बेस्ड ऑन रिलीजन, कास्ट और जेंडर. फिर सेक्शन 6 imposes a penalty of ₹10,000 for discrimination. फिर सेक्शन 10 makes it mandatory for landlords to disclose the religious background of all tenants in previous 10 years. Its citizen challenges section 10, arguing that it violates the right to privacy under Article 21 of the Constitution of India. The Supreme Court declares section 10 unconstitutional but upholds the other provisions of the law. What principle did the court apply in this decision? अब देखिए, ऐसा कोई फेयर हाउसिंग एक्ट जो है नहीं आया है, ये सिर्फ एक क्वेश्चन बनाया गया है. आप ये एक सिचुएशन बना दी है ये वाला क्वेश्चन पूछने के लिए. ठीक है ना. तो फेयर हाउसिंग एक्ट को ढूंढने मत लग जाना. व्हेन आई फर्स्ट रेड दिस, मैंने कहा यार ये फेयर हाउसिंग एक्ट कब आ गया, पता ही नहीं चला. फिर मैंने सर्च किया, पूरा क्वेश्चन देखा, अच्छे से पढ़ा 2-3 बार, तब समझ में आया कि दिस इज ओनली ए सिचुएशन. ये सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन पूछा है यहाँ पर. ठीक है. तो किस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग जो है सेक्शन 10 को अनकॉन्स्टिट्यूशनल कर दिया गया? मतलब सारे सेक्शन ठीक है, बस 10 जो है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो जाएगा, वो हट जाएगा. तो कौन सी डॉक्ट्राइन होती है? दैट इज डॉक्ट्राइन ऑफ सेवरेबिलिटी. बी इज द आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6. द रिपोर्ट्स ऑफ द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया रिलेटिंग टू द अकाउंट्स ऑफ अ स्टेट शैल बी सबमिटेड टू. स्टेट के अकाउंट होते हैं, किसको सबमिट करते हैं? गवर्नर को. ऑलराइट, सो ए इसका आंसर रहेगा. ये कहाँ मेंशन किया गया है? इन आर्टिकल 151 में, और उसके क्लॉज 2 में लिखा हुआ है ये. ऑलराइट, ए इज द आंसर. नेक्स्ट इज 7. विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिक्लेयर्स दैट सुप्रीम कोर्ट
shall be court of record. सब जानते हैं आर्टिकल 129 सी इज द आंसर. बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है ये. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8. विच आर्टिकल डील्स विद द पावर, प्रिविलेजेस एंड इम्यूनिटीज ऑफ पार्लियामेंट एंड इट्स मेंबर्स? आर्टिकल 105 बी इज द आंसर. कॉमन क्वेश्चन है बहुत. फिर है 9. विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट इंसर्टेड प्रोविजंस related to GST? तो वो थी 101st अमेंडमेंट. सी इज द आंसर. नेक्स्ट इज 10. Who can initiate impeachment proceedings against the President of India? कौन कर सकता है? In either House of Parliament हो सकती हैं ये. A is the answer. और ये जो है आर्टिकल 61 में लिखा हुआ है ना, कि in either House of Parliament proceedings initiate हो सकती है impeachment के लिए of President. ठीक है. Next is 11. भारतीय न्याय संहिता considers force to be criminal force when it is used unintentionally. क्या तब होगा? No. When intentionally uses force only, या फिर when it is used intentionally without consent causing injury, fear or annoyance. C is the answer. ये जो है लिखा हुआ है. पहले सेक्शन था ये 351 इन IPC. अब कौन सा सेक्शन हो गया है ये? नाउ इट इज सेक्शन 129 इन भारतीय न्याय संहिता. नेक्स्ट इज 12. According to Bharatiya Nyaya Samhita, what is the maximum fine for making or using a document that resembles a currency note or bank note under section 182(1)? और देखिए स्पेसिफिकली ये सेक्शन मेंशन किया गया है यहाँ पर ये. ठीक है ना. तो सेक्शन 181 जो है उसमें जो है आप अगर आप काउंटर फीट करते हैं कॉइन तो वहाँ पर लाइफ इम्प्रिजनमेंट का प्रोविजन है. बट ये जो मेकिंग कर रहे हैं और यूज कर रहे हैं डॉक्यूमेंट, तो थोड़ा सा मेरे को ये सेक्शन अजीब सा लगा था. बिकॉज मेकिंग जहां पर आ गई तो मतलब फोर्जरी हो गई, वो काउंटर फीट हो गया. ठीक है. यूजिंग ए डॉक्यूमेंट दैट रिजेंबल्स अ करेंसी नोट. बट एनीवेज जो फाइन पूछा हुआ यहाँ पे सेक्शन में, तो सेक्शन में फाइन कितना है? मैक्सिमम 300 रुपीज. सी इज द आंसर. नेक्स्ट इज 13. अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन ऑफ भारतीय न्याय संहिता, द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी एक्सटेंड टू वॉलंटरी कॉजिंग ऑफ डेथ और एनी अदर हार्म to the wrongdoer in which of the following offenses committing or attempting to be committed. तो robbery में हो सकता है yes, house breaking after sunset yes, theft, mischief और house trespass yes. तो 1 2 3 D इसमें आंसर रहेगा. सेक्शन कौन सा है? सेक्शन इज 41 इन भारतीय न्याय संहिता. पहले था ये 103 है ना. बॉडी के लिए कौन सा है? पहले IPC में था सेक्शन 100, अब हो गया है कितना? 38. D इज द आंसर. Next question number 14. Rajesh, in a heated argument with Sunil, strikes him with a heavy iron rod. The blow fractures Sunil's arm and he is unable to use it for several weeks. The medical report confirms that fracture amounts to grievous hurt. मतलब grievous hurt हो गया है confirm already बता रहे हैं. और several weeks है मतलब pain is longer than 20 days. इसमें क्या आना चाहिए? Voluntary causing grievous hurt under section 325 of IPC. अब भारतीय न्याय संहिता में सेक्शन हो गया है 117. बी इसमें आंसर रहेगा. नेक्स्ट 15. अमित इंटेंडिंग टू कॉज डेथ ऑफ विजय अटैक्स हिम विद अ नाइफ. विजय सस्टेन्स severe injuries and die on the spot. The investigation reveals that Amit acted with the knowledge that his action were likely to cause death. However, there is no evidence of premeditation or intent to murder Vijay. the intention ही नहीं है ना. इंटेंशन नहीं है बट नॉलेज है. तो कहाँ फॉल करेगा? सेक्शन 299 में, मतलब कल्पेबल होमिसाइड. तो मर्डर होगा? नो. कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर अंडर सेक्शन 304 IPC. बी इज द आंसर. अब हो गया सेक्शन 100 इन भारतीय न्याय संहिता. नेक्स्ट 16. अमित एंड रानी डिसाइड टू ब्रेक अप इनटू अ हाउस एट नाइट विद इंटेंट ऑफ स्टीलिंग वैल्यूएबल्स. They use a crowbar to force open the door, but before they can take anything, the owner of the house, Vikram, unexpectedly arrives home. Amit and Rani panic and run away without stealing anything. The police arrest them the following morning based on the complaint from Vikram. Which of the following offenses under BNS have Amit and Rani committed? तो ये तो क्या हो गया? ये हाउस ब्रेकिंग हो गया और एट नाइट, हाउस ब्रेकिंग एट नाइट. अब भारतीय न्याय संहिता में थोड़ा इसको
अलग सा कर दिया गया है। अब हाउस ट्रेसपास या हाउस ब्रेकिंग जो है सेम प्रोविजंस है उसमें, तो अब वो ऑप्शंस में नहीं है। हाउस ट्रेसपास विद इंटेंट टू कमिट थेफ्ट बट एट नाइट है, तो ये ऑप्शन ठीक नहीं बनाए, बर्गलरी लिख दिया यहाँ पर। बर्गलरी क्या ऑप्शन आना चाहिए क्या यहाँ पे ऑप्शन में? क्वेश्चन का कहूँगा कि ठीक नहीं बनाया है, तो ये सेंधमारी बर्गलरी, बट जो है ऑप्शन जो अकॉर्डिंग टू बीएनएस होना चाहिए ना, जब बीएनएस के बारे में पूछा है तो। नेक्स्ट इज 17, पनिशमेंट फॉर रेप इन केसेस वेयर विक्टिम इज अ वुमन बिलो 16 और 12 इज इंक्लूडेड इन विच सेक्शन ऑफ बीएनएस? तो रेप का सेक्शन कौन सा है? सेक्शन 63, और ये सेक्शन कौन सा है? 65। बी इज द आंसर। Next is 18. A new offense of snatching has been introduced in BNS. Which section of BNS defines snatching as an offense? तो ये थेफ्ट के साथ ही किया गया है। अब हो गया सेक्शन 304, डी इज द आंसर। अर्लियर इन स्टेट अमेंडमेंट्स इन सम स्टेट्स स्नैचिंग वाज ऑलरेडी एन ऑफेंस, बट अब ये जो है सेंट्रल एक्ट में जो है डाल दिया गया है। जैसे हरियाणा में था ये स्नैचिंग का 356A, वो स्पेसिफिकली प्रोविजन दे दिया है। Next is 19. Consider the following statements and answer the question given below. Mr. Patel, being a police officer, received a complaint and information that Raju was involved in a robbery of a bank and also has helped to hide the valuable properties in his farm, as stated by two villagers. With this regard, consider the following. Police officer Mr. Patel may arrest Raju without warrant when Raju can be arrested only if he commits a non-cognizable offense in the presence of Mr. Patel. या फिर since the reasonable complaint against Raju has been received and there is a strong suspicion exists due to the testimony of villagers, he can be immediately arrested. ये बिल्कुल ठीक है, ये wrong है। फिर Raju can be arrested only when he tries to escape. No, Raju can be arrested so as to prevent him from making any inducement, threat or promise to any person acquainted with the fact and circumstances. ये बिल्कुल ठीक है। तो 2 and 4 इसमें आंसर रहेगा, बी इज द आंसर। नेक्स्ट इज 20. BNSS भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता इंट्रोड्यूस द प्रोविजंस ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ FIR relating to commission of cognizable offences irrespective of area where offence is committed. The FIR is known as, सब जानते हैं कौन सी होती है ये? 0 FIR. B is the answer. Next is 21. The BNSS भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता mandates a forensic team to visit the crime scene to collect evidence for offences punishable with the imprisonment for at least how many years? 7 years. C is the answer. सेक्शन कौन सा है? ये सेक्शन है 176। सेक्शन 2 BNSS क्या है? डेफिनेशंस। 4 किसके लिए है? ट्रायल कैसे होंगी, है ना, और 5 सेविंग्स है। नेक्स्ट इज 22. विच सेक्शन ऑफ BNSS अलाउज फॉर ट्रायल इन absentia ऑफ प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर? 356. सी इज द आंसर। 251 क्या है? 251 है फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस। ओके। 349 जो पहले था ना स्पेसिमेन सिग्नेचर 311A इन कोड CRPC, वो हो गया 349। 366 क्या है? कोर्ट टू बी ओपन। ओके। नेक्स्ट 23. विच सेक्शन ऑफ BNSS फैसिलिटेट्स ट्रायल एंड प्रोसीडिंग्स टू बी हेल्ड इन इलेक्ट्रॉनिक मोड? सेक्शन है ये 530। डी इज द आंसर। 532 इज नो सेक्शन। 330 क्या है? कमीशन जो इशू करते थे हम, है ना, 226 में पहले जो कमीशन इशू करते हैं उसकी पावर 330 में दी हुई है अभी। 430 क्या है? सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस इन भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। नेक्स्ट 24. विच सेक्शन ऑफ BNSS रिपील्स द CRPC? और CRPC कैसे अब रिपील हुआ है? सेक्शन 531 से, लास्ट सेक्शन। A इज द आंसर। पावर टू कंपेल अटेंडेंस ऑफ abducted फीमेल। 2 डेफिनेशन है ना। 1 क्या है? टाइटल एंड कमेंसमेंट। नेक्स्ट 25. विच सेक्शन मैंडेट स्टेट गवर्नमेंट prepares and notify witness protection scheme for the state with a view to ensure protection of witnesses?
ये सेक्शन 398 डी इज द आंसर। 98 क्या है? पावर टू फॉरफिट पब्लिकेशन, टू फॉरफिट पब्लिकेशन। 198 क्या है? प्लेस ऑफ इंक्वायरी और ट्रायल। 298 ये है सेविंग्स इन प्ली बार्गेनिंग। ओके, नेक्स्ट 26, which section of Bharatiya Nagrik Suraksha Sanhita mandates the appointment of a designated police officer in each district and police station to provide information about arrested individuals to the general public? सेक्शन है ये 37, सी इज द आंसर। 25 क्या है? when conviction for several offenses। 35 पुलिस अरेस्ट विदाउट वारंट, जो पहले सेक्शन 41 था सीआरपीसी, अब वो 35 हो गया है। और 45 क्या है? परस्यूट ऑफ ऑफेंडर, कहाँ तक ऑफेंडर को पकड़ सकते हैं? एनी प्लेस इन इंडिया। नेक्स्ट 27, विच सेक्शन ऑफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता introduces provisions for identifying, attaching and forfeiting the property of proclaimed offender located outside India? तो ये है सेक्शन 86, डी इज द आंसर। 74 क्या है? वारंट टू whom डायरेक्टेड, किसको देंगे वारंट्स? 76 क्या है? वारंट डायरेक्टेड टू पुलिस ऑफिसर। 84 proclaimed offender। All right. Next is 28. Which section of Bharatiya Nagrik Suraksha Sanhita places restriction on the adjournment of trial, ensuring the expeditious resolution of cases? ये section 346, C is the answer। 146 क्या है? ये मेंटेनेंस से रिलेटेड है, ऑल्ट्रेशन ऑफ अलाउंस। ठीक है। 246 क्या है? चार्जेस जॉइंटली, जॉइंट चार्ज के बारे में है ये। 356 अभी हमने किया था, है ना, ट्रायल इन एब्सेंशिया, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट 29, a suit is pending in district court A, but one of the parties Meera requests its transfer to district B, claiming that the judge in court A is biased. The opposing party Ravi objects, stating that the request is baseless. Who has the authority to decide whether the suit can be transferred? या तो हाई कोर्ट करेगी या सुप्रीम कोर्ट करेगी। बी इज द आंसर। अब ये सीपीसी के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए यहाँ से। सेक्शन 24 एंड 25 ऑफ सीपीसी देख सकते हैं इसके लिए। नेक्स्ट इज 30, Maya files a suit in court A for the recovery of sum of money from her neighbor Neha. During the proceeding, Neha requests that a third party, Seema, be added to the suit as Seema is allegedly liable for the debt. Maya objects, claiming that Seema is not a necessary party. Court A then reviews the application, decides that Seema should indeed be included as a defendant. तो इस प्रोविजन कहाँ है पूछा हुआ है? Which principle of CPC applied in this situation? ज्वाइंटर ऑफ पार्टी हो जाएगा ऑब्वियसली, ऑर्डर 1 रूल 10 है ये। ए इज द आंसर। बाकी तो लगेंगे नहीं। देखिए अगर ये सिर्फ इतना इतना लिख देते ना, ऑर्डर 1 रूल 10, 7, 11, 5 और ये 6, 17, तो ये ना लिखते तो समझ में थोड़ी आता। अब यहाँ स्पेसिफिकली ज्वाइंटर लिख दिया, तो यही है इसका आंसर। क्वेश्चन इजी हो गया। नेक्स्ट 31, which section of CPC allows for the appeal from original decree? तो सब जानते हैं, तो अपील फ्रॉम ओरिजिनल डिग्री कहाँ है? सेक्शन 96 में। ए इसका आंसर रहेगा। 100 क्या है? सेकंड अपील। 115 तो 113, 114, 115 रेफरेंस रिव्यू रिवीजन, है ना। 104 क्या है? ऑर्डर फ्रॉम अपील लाइज। ओके। नेक्स्ट 32, under the CPC, what is the maximum limit for filing a return statement in a suit? कितना होता है मैक्सिमम पूछा हुआ है, तो 90 days होता है। डी इज द आंसर। नेक्स्ट इज 30, which section of the CPC provides exemption of President of India and Governor of State from personal appearance in court? सेक्शन है ये 133, बी इज द आंसर। 132 क्या है? exemption from appearance of certain women। 128 क्या है? इट इज अबाउट रूल्स।
130 power of High Court to make rules. All right. Next 34. What is the term used for the court's power to transfer a case from one court to another under CPC? Transfer of suits ही बोलते हैं उसको. D is the answer. रेजुडिकाटा कहाँ है? 11. रेफरेंस 113. रिव्यू बताई दिया 114. Next 35. Under which order of CPC procedure for summary suit is provided? इतना इजी क्वेश्चन है ये समरी प्रोसीजर कहाँ पर है? ऑर्डर 37 में, तो 20 का आंसर हो गया. ठीक है ना. ये ऑर्डर्स आप लिखिए जरा 35, 34 एंड 36. इजी हैं बहुत. 34 तक तो बता देता हूँ मैं. ये है मॉर्टगेज से रिलेटेड. बाकी आप जरा लिखिए कमेंट सेक्शन में. नेक्स्ट 36. विच सेक्शन ऑफ सीपीसी डील्स विद द प्रिंसिपल ऑफ रेस जुडिकाटा? अभी बताया सेक्शन 11. 10 क्या है? रेस सब जुडाइस. 9 सूट ऑफ फॉर सिविल नेचर है ना. नेक्स्ट 37. डैश ऑफ सीपीसी प्रोवाइड्स फॉर एन इंटरप्रेटर सूट. सेक्शन 88. ए इज द आंसर. बहुत ही इजी है ये तो. नेक्स्ट 38. विच सेक्शन ऑफ सीपीसी प्रोवाइड्स फॉर पेमेंट ऑफ कंपनसेटरी कोस्ट? सेक्शन 35. ए बी इज द आंसर. नेक्स्ट 39. अब यहाँ से ये एविडेंस स्टार्ट हो गया. Which word is inserted in section 22 of BSA that was not present in section 24 of Evidence Act? 24 में क्या थे? इसको बोलते थे हम PIT, पीट दिया मतलब प्रॉमिस, इंट्यूसमेंट एंड थ्रेट. तो इसमें तीनों ही हैं. ये तो क्या नहीं था? क्वेश्चन ही था. इसको अब ऐड कर दिया गया है, तो B इसका आंसर हो गया. नेक्स्ट इज 40. एग्जिस्टेंस ऑफ कोर्स ऑफ बिजनेस व्हेन रेलिवेंट इज डिस्कस्ड इन द भारतीय साक्ष्य अधिनियम में जो है ये कहाँ आ गया है अब? तो अब हो गया है सेक्शन 14. अर्लियर इट वाज 16 इन इंडियन एविडेंस एक्ट. सो सी इसका आंसर रहेगा. Next is 41. In a criminal trial, Rajesh is accused of theft. During the investigation, police recovers a stolen laptop from the location known to be frequented by Rajesh. His fingerprints are found on the laptop. According to Bharatiya Sakshya Adhiniyam, how should court interpret this piece of evidence? The recovered laptop and fingerprints are automatically considered conclusive proof या फिर are circumstantial evidence that can be considered along with other evidences but do not by themselves prove guilt beyond reasonable doubt. ये बिल्कुल ठीक है ये. The evidence is inadmissible. No. Admissible तो होगा. Must be verified by at least 2 independent. No. B is the answer. Next is 42. Where a document is executed in several parts like printing, lithography or photography or video recording, computer resource as electronic or digital records, the Bharatiya Sakshya Adhiniyam classifies each part as a primary evidence. A is the answer. और ये कहाँ मेंशन किया गया है? Earlier it was section 61 in Indian Evidence Act. अब भारतीय साक्ष्य अधिनियम में हो गया है ये section 57. Next is 43. Which section of BSA, Bharatiya Sakshya Adhiniyam, provides that no court shall require any communication between the minister and the president of India to be produced before it? This is section 165. B is the answer. और ये इसके सब सेक्शन 3 के प्रोवाइजो में लिखा हुआ है. Next is 44. According to section 46 of Bharatiya Sakshya Adhiniyam, when character evidence is relevant in civil cases, always relevant या फिर only when relevant other relevant fact या फिर never relevant only in criminal cases. देखिए पूछा हुआ है character evidence in civil cases, तो यहाँ पर criminal वाला ये तो हो ही गया, never तो ये भी गलत हो गया है ना. तो बचा क्या? only when related to other relevant facts. B is the answer. Next is 45. As per section 78(2) of BSA, presumption about the officer signing or certifying a document is the officer's signature is assumed to be forgery. No. Did not hold the claimed officer character. No. The officer held the official character claimed when signing or certifying the document. बिल्कुल ठीक है. The document's authenticity is independent of the official's official character. C is the answer. Next is 46. Under section 146 of BSA, when leading questions are permissible in the court proceedings, leading questions are allowed only during
examination in chief, no, only during cross examination and when matters are introductory and disputed or sufficiently proved. D is the answer. Earlier this was section 143, अब हो गया है 146. Next 47, which of the following is a characteristic of mediation? The mediator imposes a binding decision. No, ये wrong है. It involves a neutral third party who facilitates negotiation between the parties. बिल्कुल ठीक है. The mediator acts as a judge and render verdict. No, it is always court order. No. B is the answer. Next is 48. A dispute arises between ABC Limited and XYZ Private Limited regarding contract between both parties and had entered into. This agreement includes an arbitration clause which states that any dispute shall be referred to arbitration. However, parties fail to agree on the appointment of an arbitrator. Which of the following provision of Arbitration and Conciliation Act would be applicable to resolve the issue of the appointment of an arbitrator? तो होगा क्या इसमें? when party fails the court will appoint an arbitrator under section 11 if the party fails to agree on one. बिल्कुल ठीक है, ये A ही इसका आंसर हो जाएगा. म्यूचुअली सिलेक्ट नो, इंडियन काउंसिल नो, रिजोल्व अपॉइंटमेंट नो. A is the answer. सेक्शन बता ही दिया, 11 है ये. Next is 49. Which of the following is not an advantage of using ADR? तो इट इज जनरली फास्टर देन लिटिगेशन, बिल्कुल ठीक है. ऑफर्स मोर कॉन्फिडेंशियलिटी देन ट्रेडिशनल कोर्ट केसेस, बिल्कुल ठीक है. इट ऑलवेज रिजल्ट इन बाइंडिंग डिसीजन, बाइंडिंग में नहीं होता. लेस ऑफ एक्सपेंसिव है, ये ठीक है. तो नॉट एन एडवांटेज है सी. सी इज द आंसर. नेक्स्ट इज 50. किरण एंड मीरा आर इन्वॉल्वड इन एन आर्बिट्रेशन where Kiran was awarded rupees 10 lakh as compensation. Meera refuses to pay the amount, arguing that award was not enforceable because certain procedural irregularities in arbitration process. Kiran decided to approach the court to enforce the arbitral award. Of which of the following provision of the Arbitration Act governs the enforcement of arbitral award? Enforcement कहाँ पर है? It is in section 36. 34 क्या है? चैलेंज, मतलब एप्लीकेशन फॉर सेटिंग असाइड आर्बिट्रल अवार्ड. तो एनफोर्समेंट इसमें नहीं है, तो बी इसका आंसर हो जाएगा. मतलब क्वेश्चन ये सिचुएशन बना दी यहाँ पर विच इज टोटली रेलेवेंट. क्वेश्चन पूछ रहे हैं यहाँ से विच वन ऑफ दी है ना. एनफोर्समेंट कहाँ गवर्न होती है? तो सेक्शन 36 है. बी इज द आंसर. नेक्स्ट 51. विच सेक्शन डिस्कसेस विद रिगार्ड टू स्पिंडल रिलेशनशिप अंडर द हिंदू मैरिज एक्ट? अब देखिए सेक्शन 3F 1 भी है और 2 भी है और एक्सप्लेनेशन 3G की जो एक्सप्रेशन लिखी हुई है, एक्सप्लेनेशन फॉर क्लॉज F एंड G. ठीक है ना. F कौन सा है? स्पिंडा. और जो एक्सप्लेनेशन है वो इस पर भी लागू होती है. और सेक्शन 5 क्लॉज में भी लिखा हुआ है, तो D इसका आंसर रहेगा. नेक्स्ट 52. अंडर सेक्शन 15 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट द डाइवोर्स्ड पर्सन टू मैरी अगेन हैव टू वेट फॉर 1 year? नो. Have to wait for a period of 6 months on date of decree? No. May marry immediately thereafter without the leave of the court as a matter of right? नहीं, ये भी wrong है. तो none of these इसमें आंसर रहेगा. D is the answer. कैसे? सेक्शन 15 में लिखा हुआ है अगर अपील है तो अपील या तो प्रेफर करिए, वो डिसाइड हो गई, या फिर टाइम उसका एक्सपायर हो गया. अगर अपील नहीं है तो नॉन अपीलेबल है तो कर सकते हैं. तो वो ऑप्शन में ही नहीं, डी इसमें आंसर रहेगा. नेक्स्ट 53. Aarti and Rajesh have been married for 5 years. Over time, Aarti has been subjected to continuous cruelty by Rajesh, which led to emotional and mental distress. Aarti decided to file divorce on the ground of cruelty under section 13(1)(1)(a) of Hindu Marriage Act 1955. Okay. Which of the following statement is true regarding the ground of divorce under Hindu Marriage Act? Aarti can only seek divorce on the ground of adultery? No. On ground of cruelty as long as she proves mental and physical cruelty. ये बिल्कुल ठीक है. Aarti cannot seek ground on cruelty? No, ये wrong है. Aarti must prove Rajesh cruelty was intentional? No. B is the answer. सेक्शन बता ही दिया है यहाँ पे. Next है 54. On what matters दया भाग is silent, what prevails? On matters where दया भाग is silent, what prevails? तो देखिए दो ही सेक्ट्स हैं, या दया भागा या मिताक्षरा. तो दया भागा जहाँ साइलेंट है वहाँ क्या लगेगा? मिताक्षरा. डी इज द आंसर फॉर जॉइंट हिंदू फैमिली या फिर हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली. नेक्स्ट इज 55.
Nisha and Akash are separated and they both seek custody of their minor child Arav. Nisha have been primary caregiver while Akash claims that he can provide better financial stability for Arav. They both approach the court under the Guardians and Wards Act 1890. Which of the following factor will the court primarily consider in determining the custody of Arav? The financial stability of both parents या फिर gender of the welfare and best interest of the child. C is the answer. और ये कहाँ मेंशन किया गया है? इन सेक्शन 7 ऑफ गार्जियंस एंड वार्ड्स एक्ट में. ठीक है. नेक्स्ट इज 56. अब मैच करना है. स्पोकन वर्ड्स को क्या बोलते हैं? ये मुस्लिम लॉ से क्वेश्चन लग रहा है. ये स्पोकन वर्ड्स है क्या? सुन्नत उल कौल. फिर दीपिका वर्सेस कैट, ये किससे रिलेट करता है? ये है एटिपिकल रिलेशनशिप से. साइलेंस सुन्नत उल तकरीर है. आ स्कोर है, ये ए स्कोर कर दिया यहाँ पर, ये डबल ए आना चाहिए यहाँ पे. आ स्कोर देखिए यहाँ पर हिंदी में भी आस लिखा हुआ है, ऐस नहीं लिखना था यहाँ पे. आ स्कोर वर्सेस करतार सिंह, ये किससे रिलेट करता है? ये है कस्टमरी लॉ से. ठीक है. शायरा बानो वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया सब जानते हैं ट्रिपल तलाक से रिलेट करता है. तो क्या बन गया इसका? 142. तो 14325. सी इज द आंसर. Next 57. Fatima, a Muslim woman who have been divorced by her husband Imran through talaq. Fatima is now seeking maintenance from Imran for herself and two minor children. Imran argues that Fatima has remarried and therefore is not entitled to any maintenance. Under Muslim law, which of the following statement is true regarding Fatima's claim for maintenance? Fatima is not entitled या फिर is entitled to maintenance only for a period of 3 months after divorce या फिर is entitled to maintenance for herself during iddat period. बिल्कुल ठीक है. and for her children until they are self supporting, मतलब मेजर ना हो जाए. तो सी इसमें आंसर रहेगा. क्लेम मेंटेनेंस फ्रॉम हर्सल चिल्ड्रन डेफिनेटली नो. रीमैरिड हो गई तो ड्यूरिंग द इद्दत पीरियड था, उसी के लिए मेंटेनेंस मिलेगा फिर. नेक्स्ट 58. The remedy of restitution of conjugal right is given in section 9 of the Hindu Marriage Act. बहुत ही easy question है ये, बहुत ही common question है. D is the answer. Next is 59. In which case a prison inmate sent a letter to the Supreme Court describing physical torture, which became a pioneer in public interest education, though the court later abandoned the practice of considering letters. It was Sunil Batra versus Delhi administration. B is the answer. It was on the condition of prisons in India. उस पर केस था ये. Next is 60. In the early 1980s, a social activist group discovered severe exploitation of laborers working in stone quarries near Delhi. The workers, including many children, were working in extremely hazardous conditions, living in makeshift shelters, and were effectively trapped in a cycle of debt and forced labor. The condition revealed systematic violation of fundamental human rights. The Supreme Court was approached to look into the dire consequences of the working person there, and one of the following views of the Supreme Court was sustained in the said case. Identify from the following. The court established that the right to free legal aid is mere directive principle. नहीं है. The judgment primarily focused on the providing monetary compensation to the affected laborers. No. Supreme Court recognized the right against forced labor as a fundamental right derived from the right to life and human dignity under Article 21. ये बिल्कुल ठीक है. That only government agency and not could file petition. No. C is the answer. और केस कौन सा था ये था बंधुआ मुक्ति मोर्चा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया. 1982 की जजमेंट है ये. ऑलराइट. नेक्स्ट is 61. Statement 1 है in PIL cases the court plays a passive role similar to traditional cases. Active role है. PIL is primarily focused on individual disputes. No. The both are false. D is the answer. Next 62. Given below are two statements. One label assertion. Assertion है the concept of locus standi is relaxed in PIL cases. ये बिल्कुल ठीक है. अब इसका रीजन क्या है? PIL allows any public spirited person to approach the court on behalf of those who cannot represent themselves. बिल्कुल ठीक है. तो both A and R true and R is the correct explanation of A. A is the answer. Next 63. Which of the following best defines delegated legislation?
legislation passed by local government, no. Elected by parliament, no. Made by an administrative authority under power given to them by the parliament. All right. C is the answer. Judicial decision made by no. C इसका आंसर रहेगा. Next is 64. In 2020, at Dhorodo village, the panchayat election could not happen due to COVID pandemic, while the tenure of panchayat was getting over that year itself. Mr. Haribansh represented that the people that year at the panchayat post dissolution of that panchayat tenure and made a law exercising the delegated power wide Panchayati Raj Act of the state to restrict their economic activities per day to 100 only. In which of the following case this is allowed or restricted? तो ये MCT वर्सेस बिरला कॉटन मिल्स जो है ये तो टैक्सिंग के ऊपर है. टैक्सिंग पावर ऑफ म्युनिसिपल बॉडीज उसके ऊपर था ये. एंड ये 1968 की जजमेंट थी. ठीक है. पटना यूनिवर्सिटी वर्सेस अमिता तिवारी ये केस था अथॉरिटी टू अपॉइंट पर. 1997 की जजमेंट है. फिर जलान ट्रेडिंग वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, दिस जजमेंट वाज ऑफ 1967 ऑन बोनस ऑर्डिनेंस की भी बोनस देना है वर्कर्स को. तो इसमें आंसर क्या रहेगा? नन ऑफ दिस. डी इज द आंसर. एंड ये भी एक सिचुएशन बनाई हुई है. इट इज नॉट अ रियल लाइफ सिचुएशन. ठीक है ना. Next is 65. Which of the following is are not ground for judicial review of the administrative action? Illegality पे हो जाएगा, irrationality पर हो जाएगा, proportionality पर हो जाएगा, public और opinion पर नहीं होगा. तो यहाँ पूछा हुआ नोट अ ग्राउंड. तो नोट अ ग्राउंड कौन सा हुआ फिर? ओनली 4. डी इज द आंसर. नेक्स्ट 66. व्हाट डज कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट रेफर्स टू इन प्रोफेशनल एथिक्स? A situation involving legal dispute, no. Two professionals disagree, no. Conflict of ethics and law. या फिर situation where personal interest conflict with professional duties. D is the answer. Next 67. Advocate Mr. X was representing a client Mr. Y in a property dispute. During the proceedings, Mr. X accepted a bribe from the opposing party to delay the case, causing significant harm to Mr. Y's interest. Moreover, X failed to inform his client about critical hearing dates, leading to adverse judgment. तो क्या होगा ये? On the basis of the above problem, select the correct option. It is a violation of rules made by Bar Council of India for professional ethics. ये बिल्कुल ठीक है. Offense and prevention of corruption नहीं, conspiracy नहीं, contempt of court नहीं. A is the answer. Next 68. The nature of proceedings in cases of professional misconduct क्या होता है? क्रिमिनल नेचर होता है या फिर सिविल या फिर क्वासी क्रिमिनल? It is quasi criminal, quasi criminal. C is the answer. Next 69. Appropriate procedural safeguard helps reduce threat to objectivity and counter any perception of possible bias. Which of the following are not procedural safeguard? Act in prudent manner है, ये है. Providing peer review of valuation if necessary, ये नहीं है. Non disclosure of any prior association with client, ये भी है. Non disclosure any possible source of conflict of interest, ये भी है. तो कौन सा नहीं पूछा हुआ ना? नॉट प्रोसीजरल. तो 2 इसमें आंसर रहेगा. 2 only. B is the answer. Next is 70. As per section 284, shares means shares in the share capital of company and includes stocks. So only 3. C is the answer. डेफिनेशन बताई दी है 284 में. कंपनीज एक्ट से क्वेश्चन है ये. नेक्स्ट 71. सेक्शन 43 ऑफ कंपनीज एक्ट प्रोवाइड्स फॉर, क्या प्रोवाइड करता है? काइंड्स ऑफ शेयर कैपिटल. बी इज द आंसर. नेक्स्ट 72. A manufacturing company in the city Surat named as X has been discharging untreated industrial waste into nearby river, violating the provision of Environment Protection Act and Water Pollution Act. This has resulted in severe pollution, making the river unsafe for drinking and harming aquatic life. Local farmers and residents who rely on the river irrigation and daily needs have started facing health issues and crop failure due to contaminated water. Despite multiple complaints to the local pollution boards, no action has been taken against company. Based on the above problem, select the correct answer. तो वायलेशन है सेक्शन 24 का या 40 का या फिर 23 का?
ये जो प्रोवाइड किया गया है इन सेक्शन 24, तो वॉयलेशन है सेक्शन 24 का। ए इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट 73, जो द फॉलोइंग एक्ट इज पॉपुलरली नोन एज अम्ब्रेला लेजिस्लेशन। ये है एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट। डी इज द आंसर। नेक्स्ट 74, which of the following is are included in section 21W of Information Technology Act। 21W में क्या है? साइबर कैफेज हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर है, रेगुलेटर्स नहीं आते, तो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर ये हैं। तो 1, 3 एंड 4 रहेगा इसमें आंसर। बी इज द आंसर। नेक्स्ट 75, Malti, a small business owner, runs an online clothing store. Recently, she noticed that her website has been hacked and her customers' personal information, including names, addresses, and payment details, were stolen. Shortly after, some of her customers reported unauthorized transaction on their account. Malti wishes to file complaint against incident. तो कहाँ पर होगी? Select the correct option. It is punishable under section 66, बिल्कुल ठीक है। Only criminal law नहीं, 66 तो है ही है, एंड कस्टमर कैन ऑल्सो क्लेम कंपनसेशन अंडर दी सर्टेन सर्कमस्टांसेस, बिल्कुल ठीक है। तो सी इसमें आंसर रहेगा। नेक्स्ट 76, which of the following are included under the definition of employer given under the Industrial Relations Code 2020। तो ऑक्यूपायर ऑफ द फैक्ट्री है, कॉन्ट्रैक्टर है, मैनेजर है, मैनेजिंग डायरेक्टर नहीं आता, तो डी इसका आंसर रहेगा। तो डी इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट 77, which of the following organization has been included under Social Security Code। तो देखिए कि इसमें 9 एक्ट्स को ऐड किया गया था। इसमें से कौन कौन से हैं? मैटरनिटी बेनिफिट है, पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी है, बोनस नहीं है, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज है। तो 1, 2, 4 इसका आंसर रहेगा। सी इज द आंसर। और भी इसमें एक्ट्स हैं, ये सब लिखा हुआ है इन सेक्शन 164 ऑफ सोशल सिक्योरिटी कोड। तो वहां देख सकते हैं 9 एक्ट्स है उसमें इंक्लूड। ऑल राइट। Next 78, dash have not been set up under the provision of Industrial Dispute Act for adjudication of industrial disputes in an organization। इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल, लेबर कोर्ट, नेशनल ट्राइब्यूनल। एनवायरमेंट क्यों आएगा इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट में? तो एनवायरमेंट एक्ट में आ जाएगा ना। तो बी इसमें आंसर रहेगा। नॉट मीन सेटअप अंडर। बी इज द आंसर। नेक्स्ट 79, XYZ Textile Limited, a manufacturing company, recently terminated 4 workers without providing any compensation. The termination was because of their misconduct on the part of workers. The company issued a show cause notice and a disciplinary inquiry was also conducted against them. On the basis of the recommendation of the committee, the service of these employees were terminated. The workers claimed their retrenchment compensation, which was rejected by the management. Agreed by the direction of the worker, have filed a complaint in the labor court under the provision of Industrial Dispute Act 1947। तो अब बताइए क्या करेक्ट आंसर है? द टर्मिनेशन डज नॉट अमाउंट रिट्रेंचमेंट, हेंस नो कंपनसेशन है, बिल्कुल ठीक है। ले ऑफ तो है ही नहीं, रिट्रेंचमेंट तो है, हेंस कंपनसेशन विल बी नहीं, रिट्रेंचमेंट है नहीं है, वायलेशन ऑफ प्रोविजंस नो। ए इज द आंसर। नेक्स्ट इज 80, ये 80 है। Miss J, a banker, refuses to honor check of Miss F, though she was having sufficient balance, yet it does not suffer any loss to Miss F। F can file a case under which scenario? अब देखिए क्वेश्चन है टोट से, लगेगा कि एनआई एक्ट का है, नहीं। तो ये इंजरी हुई है विदाउट एनी डैमेजेस, तो इंजुरिया साइन डैमनम। बी इज द आंसर। ठीक है। इनके मतलब क्या है? वॉलंटियर नॉन फिट इंजूरिया, रेसिप्सालोकेटर। मैं इसका बता देता हूं, इसका मतलब है थिंग्स स्पीक फॉर इटसेल्फ। इन दोनों का लिखिए जरा कमेंट सेक्शन में। नेक्स्ट 81, मिस्टर बी टोल्ड मिस्टर ए टू लीव द premises in occupation of मिस्टर ए। When Mr. A refused, then Mr. B collected some of his workmen who mustered around Mr. A. They tucking up their sleeves and aprons and threatened to break the plaintiff's neck. He did not leave. Under which tortious act A can file the case? तो ये assault है, B इसका आंसर रहेगा। Next 82, Miss J, knowing while taking the lift that driver T was under the influence of alcohol, consequently car met with an accident and J got injuries and she filed a case for compensation. Which of the
डिफेंस कुड बी क्लेम्ड बाय मिस्टर टी। ये तो वॉलंटरी नॉन फिट इंजूरिया है, ए इसका आंसर रहेगा। वॉलंटरी टेकिंग द इंजरी। नेक्स्ट 83, Mr. K is owner of the building containing a large number of rooms and had derived a considerable income by letting them. Mr. Y is owner of an adjacent cotton mill which erected after the occupation by Mr. K. Owing to noise and smoke of the mill, several rooms remain vacated that result into loss for Mr. K. Examine relevant tort for the case. तो ये तो न्यूसेंस हो गया, सी इज द आंसर। Next 84, there was a collision between two buses, one owned by government and another was a private bus. Where when private bus was coming from wrong side and government bus was coming rashly, neither slowing down his bus after seeing the other bus, determine the tortious act. तो दोनों ही गिल्टी हैं, बट ज्यादा तो ये हुआ प्राइवेट बस वाला रॉन्ग साइड लेके आ रहा है, वो रैश चला रहा है, गिल्टी तो वो भी है। So it is a case of contributory negligence. D is the answer. जरा केसेस लिखिए जरा कंट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस पर, कौन कौन से केस आते हैं टोर्ट में, थोड़ी नॉलेज बढ़ाइए अपनी भी और हेल्प कीजिए दूसरों की भी। नेक्स्ट इज 85, द टर्म इनकम इज डिस्क्राइब्ड इन द इनकम टैक्स एक्ट अंडर 224। बहुत ही कॉमन क्वेश्चन, एआईबी में ही कई बार आ चुका है ये, ए इज द आंसर। नेक्स्ट 86, Mr. X deposits 65,000 in term deposit for 5 years in the post office to avail tax deduction under section 80C. Assuming X does not opt for concessional tax regime under 115 BAC of the Income Tax Act, on the basis of above problem, select the correct option. A is guilty of tax evasion, no. Not guilty, बिल्कुल ठीक है, no tax deduction can be availed, no. Unlawful act, no. B is the answer. Next is 87, टू स्टेटमेंट्स हैं। स्टेटमेंट 1 है एग्रीकल्चर इनकम इज एग्जम्प्ट फ्रॉम टैक्स अंडर सेक्शन 10(1) ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। स्टेटमेंट 2 है टैक्स फॉर नॉन एग्रीकल्चरल इन केस ऑफ नॉन एग्रीकल्चरल इनकम एक्सीड्स बेसिक एग्जम्पशन लिमिट एंड एग्रीकल्चर इनकम एक्सीड्स 5,000 इज डिटरमाइंड बाय स्कीम ऑफ पार्शियल इंटीग्रेशन ऑफ नॉन एग्रीकल्चरल इनकम विद एग्रीकल्चर इनकम। समझ में आया कुछ? टैक्स लगाया है नॉन एग्रीकल्चरल पे इन केस अगर नॉन एग्रीकल्चर इनकम है वो बेसिक एग्जम्पशन से एंड एग्रीकल्चर इनकम से 5,000 ऊपर चली जाती है, ठीक है ना। और एग्रीकल्चर इनकम जो है 10(1) में एग्जम्प्ट है। तो दोनों स्टेटमेंट जो है ये करेक्ट है, डी इज द आंसर। नेक्स्ट 88, रेंट फ्री अकोमोडेशन प्रोवाइडेड बाय द एम्प्लॉयर टू द एम्प्लॉय इज, पर्क है अलाउंस है? ये एक पर्क है, परक्विजिट्स है अंडर सेक्शन 17(2) ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। ए इज द आंसर। नेक्स्ट 89, an agreement not enforceable by law is stated to be void under section 2G of Contract Act. D is the answer. Next is 90, the concept of invalid guarantee is covered under section 142 से 144 तक है। B इसका आंसर रहेगा। Next is 91, a real estate developer entered into a contract with B, the owner of piece of prime land, for the purchase of her property. The contract stipulated that A would pay 50 lakh in advance and remaining 1 crore within 6 months. In return, B agreed to transfer the title of land. However, after receiving the advance payment, B refused to execute the sale deed, claiming that she received a better offer from another buyer. A demanding the enforcement of the contract under Specific Relief Act, but B denied his claim. A has to file a suit in court of law. तो बताना है करेक्ट क्या है। ए में फाइल क्रिमिनल सूट की रिक्वायरमेंट नहीं है, मे फाइल सूट इन स्पेशल कोर्ट, नो। इन सिविल कोर्ट हैविंग पावर अंडर सीपीसी, ये बिल्कुल ठीक है, नो सूट ना। सी इज द आंसर। तो इसके लिए आप देख सकते हैं सेक्शन 4 ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट वहाँ लिखा हुआ है। प्रोसीजर कौन सा होगा? सीपीसी के अकॉर्डिंग। तो कोर्ट सिविल कोर्ट हैविंग पावर अंडर सीपीसी वही सूट को जो है एंटरटेन करेंगे। नेक्स्ट 92, A transfer a piece of land to B on a condition that B shall not transfer the land to anyone else for the next 10 years. We lगा दी condition on transfer. In this case, B has no right to transfer the land to someone else for next 10 years. Select the correct option. It amount to conditional transfer of property.
ये देखिए कोवेनेंट लगा दी है बीच में, है ना, तो ये कंडीशनल लिमिटेशन है ऑन ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, तो बी इसमें आंसर रहेगा। कंडीशनल ट्रांसफर के लिए सेक्शन कौन सा है? सेक्शन है 25 ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। नेक्स्ट 93, Mr. Rajesh issued a check of 50,000 to his supplier Mr. Sharma for the payment of goods purchased. When Mr. Sharma deposited the check, it was returned by the bank with the remark insufficient funds. अब क्या होगा? On the basis of above problem, select the correct option. Complaint writing to be made by Mr. Sharma in the court, या फिर पहले उसको नोटिस देना पड़ेगा कि भाई आप जो है complaint writing to be made by Mr. Sharma in the court within 1 month। देखिए सेक्शन 138 क्या लिखा हुआ है, देखिए कंडीशंस है ना यहाँ पर प्रोवाइजो में, वो जो चेक है 6 मंथ्स के अंदर वो जो है प्रेजेंट होना चाहिए बैंक में। The payment or holder in due course makes a demand of payment of money by giving notice in writing within 30 days of the receipt of information। जब बैंक ने बोला कि insufficient fund है इस अकाउंट में, ये चेक ओनर नहीं हो सकता, उससे 30 दिन के अंदर आपको जो है डिमांड करनी है पेमेंट की। वो जो ड्रॉअर है वो चेक वाला, अगर वो फेल करता है विदिन 15 डेज पेमेंट नहीं करता, तो जो ड्रॉई है वो पेमेंट या फिर पेई जो है और होल्डर इन ड्यू कोर्स है वो केस कर सकता है फिर, ठीक है, अंडर एनआई एक्ट। ये प्रोसीजर है। तो मैं कहूँगा कि ये ऑप्शन थोड़े ठीक नहीं बना, ये क्वेश्चन मेरे को ठीक नहीं लगा ये। नेक्स्ट 94, सेक्शन 31 ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट किससे रिलेट करता है ये? कैंसिलेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट से, बी इज द आंसर। परपेचुअल इंजंक्शन 38, डिक्लेरेटिव डिग्री 34, डिसीजन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है 27 से और 30 तक। ऑल राइट। नेक्स्ट 95, हाउ द रिकवरी ऑफ स्पेसिफिक इमूवेबल प्रॉपर्टी में बी एनफोर्स्ड। कैसे करेंगे? पर्सन एंटाइटल्ड टू पोजेशन ऑफ स्पेसिफिक इमूवेबल प्रॉपर्टी में रिकवर इट इन द मैनर प्रोवाइडेड इन स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट या फिर ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट या फिर सीआरपीसी या फिर सीपीसी। सेक्शन 4 मैंने बताया, लिखा हुआ ना कि प्रोसीजर कौन सा होगा, सीपीसी वाला, इन स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में लिखा हुआ है ये, तो डी इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट इज 96, विच सेक्शन ऑफ लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट डिफाइंस अ प्रपोजल मे बी रिवोक्ड। ठीक है, सो एंड सो कम्युनिकेशन टू एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट अगेंस्ट द प्रपोजल बट नॉट आफ्टरवर्ड्स। रिवोकेशन कहाँ है? सेक्शन 5 में है रिवोकेशन, तो ए इसका आंसर हो जाएगा। तो जिसने भी ये पेपर भेजा है ना, ठीक से उसको नहीं किया है। कई बार स्टूडेंट्स क्या करते हैं ना, फटाफट मतलब एग्जाम हुआ है और बस फोटो खींच के अपने वो जो टीचर्स हैं उनको भेज दो, वो कुछ ना कुछ गड़बड़ बता के और उसको वीडियो बना देंगे ताकि लोग उसको देख लें, उनको व्यूज आ जाएं। बट ऐसा नहीं करना चाहिए, थोड़ा टाइम लो, अच्छे से अगर आप स्कैन भी कर रहे हो अच्छे से करो, ताकि दूसरे किसी ये सोच के मत करो कि भाई हाँ मुझे कुछ पैसे मिल जाएंगे, वो मेरे को मेरी हेल्प करेंगे। नो, आपको लोगों की हेल्प करनी है। आप ये किस लिए भेज रहे हो बताइए? सिर्फ ताकि आपके जो जहाँ से आपने कोचिंग ली है वो फटाफट से वीडियो बना के और व्यूज के लिए डाल दें वीडियो को, चाहे वो गलत बताएं या ठीक बताएं, हैं? ऐसा नहीं करना है। ठीक से स्कैन कीजिए और ठीक से जो भी इंस्टीट्यूट्स हैं ऐसा कर रहे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ मेकिंग मनी, तो उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स की मैंने देखी है, काफी जो है आंसर की गलत बताते हैं। दैट शुड नॉट हैपन। हो सकता है कि मेरे भी आंसर्स में कभी कभी कोई क्वेश्चन गलत हो सकता है, दैट इज अ पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। उस टाइम पर हो सकता है मैंने कुछ और उसमें दिमाग में आया हो, बाद में whenever somebody point out and I always recheck that and rectify the error। तो रेक्टिफाई भी करना चाहिए, बट इंस्टीट्यूट्स नहीं करते हैं, मैंने देखा है कई बारी। बट जो बाकी जो वीडियोस हैं डालते हैं वो इसको रेक्टिफाई नहीं करते हैं। नेक्स्ट 97, अकॉर्डिंग टू द लैंड एक्विजिशन एक्ट रिहेबिलिटेशन एंड रिसेटलमेंट 2013, गवर्नमेंट कैन एक्वायर लैंड फॉर स्ट्रेटेजिक पर्पस कर सकते हैं, यस। प्रोजेक्ट फॉर फैमिली अफेक्टेड बाय प्रोजेक्ट, यस। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप प्रोजेक्ट के लिए नहीं कर सकते, तो 1 और 2 इसमें आंसर रहेगा। ए इज द आंसर। नेक्स्ट 98, लैंड एक्विजिशन एक्ट 2013, ये जो है ना फेयर कॉम्पनसेशन एक्ट है। अगर आप ढूंढेंगे ना लैंड एक्विजिशन तो आएगा फेयर कॉम्पनसेशन रिहेबिलिटेशन एंड सो एक्ट, ठीक है ना।
हैज बीन रिप्लेस्ड विच अर्लियर लेजिस्लेशन, तो लैंड एक्विजिशन एक्ट था 1894 का, उसको कर दिया है रिप्लेस। सी इसका आंसर रहेगा। और ये कहाँ लिखा हुआ है? इन सेक्शन 114 ऑफ फेयर कॉम्पनसेशन ऑफ लैंड एक्विजिशन एक्ट। Next 99. Soham, an independent software developer, created a mobile app called FitLife that provides personalized fitness plan. He registered the app name and logo under trademark and copyrighted the app source code. However, 6 months after its launch, Soham discovered a competing app called FitLife with similar logo and feature being marketed by large tech company. Soham believes a competing app copied elements of his source code and intentionally uses a confusingly similar name and logo to mislead customers. On the basis of our problem, select the correct option. Under trademark law, can Soham claim infringement for the use of similar name and logo by competing app? बिल्कुल कर सकता है. Yes. Yes, if you can prove that names are confusingly similar. Committing a different name and logo, no. Yes, only committed small business, no. No infringement, no. A is the answer. तो ये डिसेप्शन है, डिसेप्टिवली सिमिलर है। इसके लिए आप देख सकते हैं सेक्शन 2H एंड सेक्शन 29 ऑफ ट्रेडमार्क एक्ट। नेक्स्ट इज 100. व्हाट इज द ड्यूरेशन ऑफ कॉपीराइट प्रोटेक्शन फॉर लिटरेरी वर्क इन इंडिया? कितना लाइफ टाइम ऑफ द ऑथर? प्लस 60 ईयर्स। सी इज द आंसर। और ये कहाँ लिखा हुआ है? इन सेक्शन 22 ऑफ कॉपीराइट एक्ट। So friends, here we have discussed all the questions of All India Bar Examination AIBE 19. अगर आपको इसमें कोई कमी लगी हो, कोई सजेशन हो, कोई एडवाइस हो, कोई कमेंट्स हो, तो आप जो है कमेंट सेक्शन में जाकर भी लिख सकते हैं। वी ऑलवेज अप्रिशिएट योर कमेंट्स। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और एफर्ट्स हमारे अच्छे लगे हो तो उसको जरूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, सो दैट दे कैन कम टू नो अबाउट आवर चैनल एंड वो भी बेनिफिट ले सकें। एंड अगर आपको हमारे एफर्ट्स अच्छे लगे हो तो इन एडिशन टू लाइक एंड सब्सक्राइब, काइंडली गिव अस अ सुपर थैंक्स। सुपर थैंक्स इज अ वे टू अप्रिशिएट द कंटेंट क्रिएटर। आप जो है जो भी कंटेंट बनाता है उसको अप्रिशिएट करने के लिए कोई भी अमाउंट जो है डोनेट कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, थैंक्स वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।